हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक मालिक्यूल। कोई ऑर्गेनिक मालिक्यूल कितना ज़्यादा एसिडिक होगा, कितना कम एसिडिक होगा, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये पता कर लें कि एसिड होता क्या है। तो जनरली एसिड हम आज तक जानते हैं कि ऐसा कोई मालिक्यूल जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H प्लस आयन रिलीज करे, एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन बढ़ाए, तो उसे हम कहेंगे एसिड। तो यही कॉन्सेप्ट को, इसी डिफिनेशन को हम डिफाइन भी करेंगे या इसको इसी का यूज भी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर केस में। तो देखेंगे। देखो, पहले तो एसिड क्या होता है कि अगर कोई मालिक्यूल है और वो H प्लस आयन डोनेट करे, H प्लस आयन एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए, इन एक्वस सोल्यूशन। तो इसमें एक्वस सोल्यूशन में अगर H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो उसे कहेंगे एसिड। अब देखो, अगर कोई मालिक्यूल है, मान लो कोई मालिक्यूल बी है और वो ऐसे, वो H प्लस तभी डोनेट करेगा जब उसके पास H होगा, H नहीं है तो नहीं डोनेट करेगा। तो अगर वो बी H ऐसे जुड़ा हुआ है, कोई एक दो एटम या मोर देन टू एटम जुड़े हुए हैं, ऐसे मालिक्यूल है, जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ये बनाएगा बी माइनस और H प्लस ऐसे। तो ये H प्लस आयन जितना ज़्यादा बनेगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी मालिक्यूल की। अब देखो, जब कोई एसिड ब्रेक होता है तो एक तो H प्लस आयन बनाता है, दूसरा बनाता है ये निगेटिव पार्ट, और इस निगेटिव पार्ट को कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। तो इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस होता है। और जो एसिडिटी होती है किसी मॉलिक्यूल की, एसिडिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। जो एसिड है, उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कितना ज़्यादा स्टेबल है, वो उसकी एसिडिटी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करेगा। अगर वो ज़्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, तो वो एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा, एसिडिटी ज़्यादा शो करेगा। और कम स्टेबल है तो, कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है तो उसकी एसिडिटी, मतलब मॉलिक्यूल की एसिडिटी कम होगी। तो ये बात ध्यान रखना, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, और कॉन्जुगेट बेस से हम स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल के। यहाँ पे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन कौन ऐसे होते हैं जो एसिडिटी शो करते हैं, तो ये ध्यान रखना कौन से शो करते हैं, थोड़ा देखते हैं। देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा होता है, ज़्यादा मॉलिक्यूल हमारे पास है, वो है एल्कोहल RCH2OH। ये मॉलिक्यूल, और OH को हम ऐसे दिखाएं, O बॉन्ड H। ये एल्कोहल होता है, एल्कोहल, और ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है। दूसरा होता है फिनॉल, और फिनॉल में वो होता है PHOH। ये भी एक एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है। दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीन मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो एसिडिटी शो करेंगे, और इनकी एसिडिटी को आपस में हम कंपेयर भी करेंगे। तो अगर इसे, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है RCH2COOH, ये होता है। अब ध्यान रखना है, अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखें, तो ये C डबल बॉन्ड O होगा, O होगा और H होगा। हमारे पास जो पीएच है, ये वाला पीएच एक बेंजीन रिंग होता है ऐसे, और यहाँ पे एक बॉन्ड खाली रहता है उसका, यही वाला पूरे ये वाला ग्रुप को कहते हैं पीएच, और इसको फिनाइल ग्रुप भी कहते हैं। फिनाइल ग्रुप है ये, जैसे मेथिल ग्रुप है CH3 ग्रुप, CH3 को मेथाइल बोलते हैं, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, तो ऐसे ये फिनाइल है, ठीक है ना। ये मिथाइल होगा और ये इथाइल होगा। अब देखना है हमें कि कौन सा H निकलने वाले को, यहाँ 2 H है, एक तो कार्बन से जुड़ा हुआ H है, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है।
तो जब किसी मालिक्यूल की एसिडिटी चेक करना, हमें निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा मालिक्यूल किस मालिक्यूल का कौन सा हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि जब कभी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मान लो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो H से जुड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ किसी और जुड़ा रहेगा, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है, कुछ भी अगर H से जुड़ा हुआ है वो, तो वो क्या करेगा, वो एसिडिटी शो करेगा। अब ध्यान रखना, क्योंकि ऑर्गेनिक मालिक्यूल में ज्यादातर केस में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है और कार्बन जुड़ा होता है, तो कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा ऐसे, तो उस केस में हम एसिडिटी नहीं चेक करते हैं, बाद में चेक करेंगे दूसरे केस में। फिलहाल के लिए हमें, हमारे लिए सिर्फ ये वाला केस ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो अगर ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए, किसी भी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये निकलेगा तो क्या बनाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे और ये बना लेगा O नेगेटिव और उसके बाद H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव H प्लस वो बन गया, वो एसिड की तरह शो करने लगेगा, लेकिन वो तभी तक H प्लस तभी दूर रह पाएगा इस मालिक्यूल से जब ये स्टेबल होगा। अगर O नेगेटिव स्टेबल नहीं है तो मालिक्यूल वो जो H प्लस गया हुआ है, वाटर आयन H प्लस आयन गया हुआ है पानी में, वाटर में, वो फिर से इसके पास आ जाएगा, या तो कह रहे हैं ऐसे कि O नेगेटिव H को बुलाकर फिर जुड़ के फिर से OH बना लेगा। तो जितना ज़्यादा स्टेबल H प्लस आयन उतना ज़्यादा दूर रहेगा इस मालिक्यूल से और उतना ज़्यादा एसिडिटी शो करेगा। बस इतनी बात है। तो हमारे पास कितने मालिक्यूल हैं, एल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 ऐसे ग्रुप हैं जो हमें क्या शो करते हैं, 3 हमें एसिडिटी शो करते हैं, जिसके हमें H को निकाल के देखना होता है। H वही निकालेंगे जो ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा, कार्बन वाला नहीं निकालना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर हम कहें इन तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो हमारा आंसर ये होगा कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और उससे कम फिनॉल, सबसे कम एल्कोहल होगा। ये ऑर्डर होता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड कहा ही गया है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद फिनॉल होगा, उसके बाद एल्कोहल होगा। अब इसका रीजन क्या है, हमें इस वाले स्टेटमेंट को ध्यान रखना है कि एसिडिटी ज्यादा तभी होगी जब कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा। तो पहले इसका कॉन्जुगेट बेस हम बना के देखते हैं। जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो कुछ होगा नहीं, बस यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और बन जाएगा RCH2O नेगेटिव, और ये बन जाएगा CH और O नेगेटिव, और ये बन जाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। अब देखो सभी मालिक्यूल में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ठीक है। अब कौन ज्यादा स्टेबल है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर कोई मालिक्यूल किसी आयन में अगर रिजोनेंस है, किसी आयन में रिजोनेंस है, जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ और इसके साथ ऐसे रिजोनेंस होगा, तो इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा RCH2CO नेगेटिव और डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। ये कॉन्जुगेट बेस का रिजोनेटिंग फॉर्म है। तो जो मॉलिक्यूल रिजोनेंस शो करता है, जो आयन नेगेटिव वाला रिजोनेंस शो करेगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे अगर इसमें फिनॉल में देखा जाए तो फिनॉल का कौन सा रिजोनेंस शो कर रहा है, फिनॉल में ये देखो O नेगेटिव यहाँ आया है, अब ये नेगेटिव यहाँ आएगा और इसको ऐसे मूव कराएगा, तो ये बॉन्ड बन जाएगा ऐसे कुछ, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड ऐसे जाएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे, और ये वाला यहाँ मूव करेगा, तो ये बनाएगा ऐसे, बनाएगा कुछ, डबल बॉन्ड O रहेगा यहाँ पर, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ हो जाएगा ऐसे, यहाँ नेगेटिव जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। फिर बाद में ये जब यहाँ मूव करेगा फिर से, तो ये यहाँ आ जाएगा और फिर से ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो फिनॉक्साइड आयन जो होता है, ये फिनॉल जब H प्लस निकाल देता है तो फिनॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, फिनॉक्साइड, ध्यान रखना इसको, फिनॉक्साइड। अब एल्कोहल जब निकालता है H प्लस तो क्या बनाता है, एल्कोक्साइड।
एल्कोक्साइड बनाता है। तो एल्कोक्साइड है, मेथेन है तो मेथॉक्साइड बनाएगा, एथेनॉल है तो एथॉक्साइड, प्रोपेनॉल है तो प्रोपॉक्साइड, ऐसे ही। तो फिनॉल फिनॉक्साइड। और जो ये बना हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनाता है एल्केनोएट, एल्केनोएट ये बनाता है। तो जो भी उसमें एट लगा देना उसके नाम में, तो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस एल्केनोएट होता है, फिनॉल का फिनॉक्साइड होता है, एल्कोहल का एल्कोक्साइड होता है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? तो देखा जाए इसमें फिनॉल में 1 2 3 4 रिजोनेटिंग शो कर रहा है। हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा और उतना ज़्यादा एसिडिटी शो करेगा। तो इसका मतलब ये फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, ये कम है। क्योंकि देखो यहाँ देखा जाए तो इन दोनों भी केस में जो जब ये वाला एसिटिक आयन नेगेटिव चार्ज को रिजोनेंस में स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पहले वाले केस में भी ऑक्सीजन पे है और दूसरे वाले केस में भी ऑक्सीजन पे, दोनों केस में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर रहने पर मोर स्टेबल होता है, और अगर वो कार्बन पे चला जाए तो कार्बन पे तो लेस स्टेबल ही होगा। तो देखो यहाँ पे भले देखो पहला ऑक्सीजन पे था तो स्टेबल था, लेकिन अब कार्बन पे, यहाँ भी कार्बन पे, यहाँ पर भी कार्बन पे, तो सब जगह कार्बन पे आ गया है। और कार्बन पे ही आते ही कार्बन, क्योंकि उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये कम स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ये वाले जो एसिटेट आयन को। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों को कहते हैं, एसिटेट आयन क्या शो करता है, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब भी कोई मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है तो वो मोर स्टेबल होता है कोई नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तब उससे। क्योंकि देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट मतलब होता है कि दोनों को पहचानना मुश्किल हो जाए। देखो यहाँ पे दोनों पे नेगेटिव चार्ज सेम ही एटम में पड़ा हुआ है, तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई इजिली विच वन इज विच, सिंपल है। लेकिन हम यहाँ स्ट्रक्चर अलग अलग दिखा के बनाए हैं, ओरिएंटेशन अलग है तो अलग बात है, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो ये क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एल्कोक्साइड आयन बनेगा, एल्केनोएट बनेगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ज़्यादा स्टेबल है तो एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हम फिनॉल, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिड की होगी, फिर फिनॉल का होगा, फिर एल्कोहल का होगा। अब देखो फिनॉल में तो रिजोनेंस शो भी कर रहा है, लेकिन कोई एल्कोहल अगर एल्कोक्साइड बना रहा है उसमें कोई रिजोनेंस नहीं है, मतलब सिर्फ CH2O नेगेटिव चार्ज ये है। अब ये कहीं रिजोनेंस, तो रिजोनेंस की कंडीशन भी ध्यान रखना है कि रिजोनेंस तभी होगा जब कोई नेगेटिव चार्ज हो, एक डबल बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, ये कोई डबल बॉन्ड होना चाहिए और यहाँ पे चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लोन पेयर हो ऐसे, या फ्री रेडिकल हो ऐसे। तो अल्टरनेट मतलब जहां प्लस माइनस लोन पेयर और फ्री रेडिकल पड़ा हुआ है, उसके एक बॉन्ड के बाद, मतलब इस वाले बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर जब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो और उसके बाद प्लस माइनस लोन पेयर जो भी हो, तब रिजोनेंस होगा। तो देखो यहाँ पे सिर्फ निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं है ये नहीं, तो रिजोनेंस नहीं होगा। रिजोनेंस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे कोई रिजोनेंस नहीं है, इसकी वजह से ये कम स्टेबल है। और एसिड इसकी एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। तो इस तरह से तुम डिफाइन कर पाओगे कि इन तीनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा ये बात। तो हम क्या करते हैं, कुछ थोड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दो तीन बात ध्यान रखना है कि बस हमें H कहाँ से निकालना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को तोड़ के निकालना है, और जो नेगेटिव बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा, और वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल की एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। हमारे पास 3 ऐसे मॉलिक्यूल हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर। एक एसिटिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं, उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल का एसिटिक एसिड है, और दूसरा क्या है, फिनॉल है, तीसरा क्या है, एल्कोहल है। ये 3 ही मॉलिक्यूल हैं जो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। कोई दूसरा अगर शो करता है तो उसका कोई वजह दूसरा रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉमन केस में, ज़्यादातर केस में
सिर्फ ये तीनों शो करते हैं, एल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे हम पूछेंगे हमारे पास CH3, CH2, CH2, OH है और pH है। तो इसको pH को हम ऐसे थोड़ा बना दे रहे हैं ताकि एक बार तुम देख लो इसका शक्ल कैसा होता है ऐसे। और उसके बाद हमारे पास दूसरा है, ये CH3 लगा देते हैं, CH3, CH2, CH2, 1 2 3, यहाँ पे लगा देते हैं C डबल बॉन्ड O OH। तुम्हें बताना है इन तीनों में कौन ज़्यादा एसिडिक ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो सीधी बात है, ये एसिड है, ये फिनॉल है, वो एल्कोहल है, ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ऐसे जब डिफरेंट मालिक्यूल मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंट मालिक्यूल है, एक्चुअली डिफरेंट कंपाउंड है, ये डिफरेंट कंपाउंड, दिस इज द एल्कोहल, दिस इज द फिनॉल, दिस इज द एसिड। जब डिफरेंट रहेंगे तो हमें पहचानना आसान होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब हमें सेम ही मालिक्यूल दे दिया जाए, मतलब एल्कोहल ही दे दिया जाए, 3 4 एल्कोहल दे दिया और उसमें कंपेयर करने के लिए कहा जाए कि अब बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट और थोड़ा सा रेजोनेंस का हमें ध्यान देना है। जैसे अगर हम पूछें कि CH3 OH है, CH3 CH2 OH है, CH3 CH2 CH2 OH है। तो बताओ इन तीनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है, फिर देखना है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, फिर उसके हिसाब से हमें डिसाइड करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट बेस हम बनाएंगे अगर, तो CH3 O नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट बेस CH3 CH2 O नेगेटिव और इसका कॉन्जुगेट बेस CH3 CH2 CH2 और O नेगेटिव, थोड़ा नीचे करते हैं। अब बताना है कि हमारे पास, तो थोड़ा ऐसे लिखते हैं, O नेगेटिव रहेगा ना, और यहाँ पे CH2 CH2 CH3, ये हो जाएगा। बताना है इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखना है कि देखो सब में O पे नेगेटिव चार्ज है, डिफरेंट क्या है वो देख लेना है। तो डिफरेंट देखो, यहाँ पे ये वाला ग्रुप लगा हुआ है CH3, यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है, यहाँ पे C3H7 लगा हुआ है। तो ग्रुप डिफरेंट लगे, अगर ग्रुप डिफरेंट लगे तो वही कुछ कर रहे हो। तो ध्यान रखना है, जो किसी भी आयन से किसी ग्रुप, किसी कहीं जो जुड़ते हैं, जो ग्रुप होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये ग्रुप होता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो डोनेटिंग में जितने भी, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, या कोई भी R ग्रुप हो, R मतलब कार्बन का चेन हो सिर्फ, तो वो डोनेटिंग ग्रुप होगा। ध्यान रखना, डोनेटिंग में भी ये सिर्फ सिग्मा डोनर होंगे, ऐसे मतलब इंडक्टिव इफेक्ट लगाने वाले हैं। तो फिर सिंपल अभी तो तुम समझो कि ये डोनर ग्रुप है। और एक्सेप्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींचने वाले ग्रुप क्या होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वहां से विड्रॉ करते हैं, खींच लेते हैं। तो क्या करना है हमें, इसमें जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो हैलोजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। उसके साथ साथ में एक ग्रुप और होता है जिसमें C डबल बॉन्ड O लगा हो और इसके साइड में कुछ भी लगा हो, जैसे ये वाला ग्रुप अगर है कहीं पर, ये सिस्टम कहीं पर भी अगर, मतलब कि बाहर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हो, अंदर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हो, जैसे कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे सिस्टम में भी, जैसे अगर हम यहाँ लगा दें N डबल बॉन्ड O, अब देखो इन दोनों में यहाँ से कुछ जुड़ा रहेगा, ऐसी बात, यहाँ पे जो जोड़ना है जोड़ो, यहाँ जोड़ना है जोड़ो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब कभी ऐसा बॉन्ड जुड़ा हो कि सेंटर एटम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, लेकिन साइड एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और ऐसा ग्रुप कहीं जुड़ा हुआ हो, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और ये बहुत खतरनाक तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं।
तो ये सब आ जाते हैं तो पूरा मतलब खेला पलट जाता है पूरा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास दो टाइप के ग्रुप होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप बहुत होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है अभी थोड़ा सा ये समझना है। तो यहाँ देखो क्या होता है, ये सभी अगर ये कार्बन ये कार्बन सब में कार्बन है, सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एक बात ध्यान रखना है और कि जब कोई निगेटिव स्पीसीज होगा, निगेटिव स्पीसीज मतलब कोई निगेटिव चार्ज होगा और या तो कोई पॉजिटिव चार्ज, चाहे जो हो, निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो कहाँ आएगा, हमेशा जीरो साइड में आने की कोशिश करेगा, मतलब अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा हमेशा। वो किसी तरीके से, जैसे अगर कोई निगेटिव चार्ज है मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ऐसे सोचना है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है मतलब क्या होगा कि वो वहां से इलेक्ट्रॉन को हटाना चाहेगा, हट जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वहां से वो धीरे धीरे निगेटिव से जीरो के साइड में आ जाएगा। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट तभी होगा जब वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो डिफिशियंसी को कम करने के लिए वहां पे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो ये कैसे स्टेबलाइज होगा, कोई भी निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कैसे होगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, ईडब्ल्यू ग्रुप से, इसको ईडब्ल्यू ग्रुप बोल रहे हैं, ईडब्ल्यू ग्रुप, और इसको ईडी ग्रुप, ईडी ग्रुप। अब ईडी ग्रुप दूसरा वाला ना समझ लेना तुम लोग, है ना। ये ईडी मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ईडब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो भी निगेटिव चार्ज इससे स्टेबलाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाले ग्रुप से स्टेबलाइज होंगे, मतलब इन सब से होंगे, है ना। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो किससे स्टेबलाइज होगा, वो डोनेटिंग ग्रुप से होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से होगा, ईडी ग्रुप से होगा। तो ईडी ग्रुप मतलब कार्बन वाला। अब बात यहाँ आ जाते हो, देखो सब में निगेटिव लगा हुआ है, मतलब हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्यों नहीं, ये सब डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए। अच्छा डोनेटिंग लगे हुए तो हम बदल तो सकते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपनी खेला मतलब जो कहानी है वो चेंज कर लेंगे। चेंज क्या करेंगे कि अच्छा डोनेटिंग ठीक है, लेकिन जो कम डोनेट कर रहा होगा वो अच्छा मतलब ठीक ठाक स्टेबल होगा। तो इन तीनों में जिसमें ज्यादा कार्बन होगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा, जिसमें कम कार्बन होगा वो कम स्टेबल करेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि इसमें 1 2 3 कार्बन है और तीनों कार्बन मिलके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे। और ये क्या होगा, एक तो 5 एक चार्ज लेके बैठा हुआ है और बाकी लोग 3 लोग उसको और दे रहे हैं, तो बेचारा परेशान हो जाएगा। तो बल्कि ये H+ देगा ही नहीं, वो बैक आ जाएगा अपने पीछे एल्कोहल फॉर्म में, ताकि वो न्यूट्रल रहे। दूसरे केस में क्या होगा, ये 2 लोग हैं, मतलब 2 कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो थोड़ा मोड़ा इसकी कंपेयर में तो इसको रिलैक्सेशन है। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, एक ही लोग इसको दे रहे हैं, तो चलो ठीक है एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला पहला वाला है, उससे कम ये वाला है, और सबसे कम स्टेबल ये वाला है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा मेथॉक्साइड, फिर इथॉक्साइड, फिर प्रोपॉक्साइड आयन। देखो प्रोपॉक्साइड इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी एल्कोहल जब H+ निकालता है तो एल्कोक्साइड बनाता है। तो ऐसे कि ये मेथेनॉल है, तो मेथेनॉल से मेथॉक्साइड बनेगा, इथेनॉल से इथॉक्साइड बनेगा, प्रोपेनॉल से प्रोपॉक्साइड बनेगा। ध्यान रखना ये प्रोपेनॉल नहीं है, एन प्रोपेनॉल है। एन इन द सेंस स्ट्रेट चेन ऑफ द कार्बन, तो यहाँ पे एन लगाना जरूरी है। तो ये एन प्रोपेनॉल है और एन प्रोपेनॉल से एन प्रोपॉक्साइड बनेगा। तो इस तरह से तुम्हें सोचना है कि इसका मतलब क्या होगा, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका ये जो एसिडिटी करेक्टर है वो ज्यादा होगा, क्योंकि वो मालिक्यूल इधर से इधर थोड़ा ज्यादा आ पाएंगे, H+ ज्यादा बना पाएंगे। अब जो यहाँ स्टेबल नहीं रहेगा वो फिर पीछे लौट जाएगा, कहीं भाई हम वहां नहीं आएंगे ज्यादा, तो तुम लोग हमें इलेक्ट्रॉन देके उसको परेशान कर रहे हो तो छोड़ दो। तो इस तरह से इसे होने वाला है। लेकिन अभी खेला और चेंज होगा। क्या खेला चेंज होगा कि देखो यहाँ पे हमने कहा कि कार्बन अलग अलग है, हम कार्बन सेम कर देते, 4 कार्बन या 5 कार्बन सेम ही कर देते हैं, उसमें कुछ उसका चेंज करते हैं और दूसरा, तब कहानी और चेंज हो जाएगी। जैसे जितने बातें बताई जा रही है उसको नोट करना है और सही से रिकॉल करते हुए आगे पढ़ना, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसका यूज करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो बताया है 2-3 क्लास में कुछ कंपाउंड बताए हैं, IPC नाम, कोई सिंपल कंपाउंड को कैसे शुरू करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बॉन्ड बनाता है, ये सब चीजें बता चुके, तो उसमें तुम्हें देख के आना है ताकि यहाँ समझ में आए चीजों को। हम एल्कोहल ऐसे नहीं उठा के लेके आए थे, एल्कोहल ने बताया कि ये एल्कोहल होता है, फिर आया हमने एल्कोहल पे, ऐसे फिनाल, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उन्होंने बताया है कि क्या होता है ना।
तो फिलहाल में अगर जिसको ये बात नहीं समझ में आई तो आप पिछला वाला एक बार देख लीजिए, तो फिर उसके बाद यहाँ आ जाओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो नाम सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो तो पहले उसको कैसे इंट्रो करोगे, उसका नाम पूछोगे और अपना नाम बताओगे, कुछ एड्रेस एड्रेस पूछोगे, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या करते हो, ऐसे कुछ। तो जब तुम्हें कोई मालिक्यूल मिले तो तुम मालिक्यूल को पहचानो कि कौन सा मालिक्यूल ये है। अब ये नहीं कि बस मुंह उठाए चल दिए, क्या करना है, कौन सा मालिक्यूल है, रिएक्शन क्या लगाना है, पता नहीं चल रहा है क्या करना है। तो ऐसे नहीं होने वाला है, तो इसको ध्यान देते हुए काम करना है ना। चलो, तो हम क्या करेंगे, अभी कार्बन ज्यादा था, कम ज्यादा था, तब हम कार्बन को वेरी कर रहे थे। अब कार्बन सेम रखेंगे तब देखें क्या होता है। अच्छा, कार्बन सेम रखने से पहले कुछ बातें और ध्यान रखना है तुम्हें। एसिडिटी तुम चेक करेंगे ही अभी एल्कोहल की, लेकिन और क्या कहानी चेंज करनी है हमें इसमें। तो कहानी ये है कि जैसे हमारे पास अगर कार्बन स्केलेटन है, अच्छा कार्बन स्केलेटन मतलब कोई कार्बन का कंपाउंड है, उसमें जो चेन है, उसमें जो कार्बन है वो किस तरह का होता है, कितने टाइप का होता है। हम कुछ एग्जांपल एक लिख रहे हैं, देखो ये CH3 लिखा हुआ है, CH2 लिखा हुआ है, CH3, CH3, CH, यहाँ पे CH3 लगा देते हैं और यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, ये मालिक्यूल है। अगर हम पूछें कि इसमें जितने कार्बन लगे हुए हैं, क्या क्या सब कार्बन सेम टाइप के हैं, एक ही टाइप के लग रहे हैं, तो आंसर है नहीं, ये डिफरेंट टाइप के हैं सब। जैसे इसमें कुछ कार्बन सेम टाइप के हैं ऐसी बात नहीं, कुछ डिफरेंट भी है। कौन कितने टाइप के, क्या नाम होगा उनका, तो वो जानना जरूरी है, क्योंकि उसकी बेस से हम अगला जो एल्कोहल की एसिडिटी है वो डिफाइन करने वाले हैं। तो जैसे अब क्या होगा कि ये क्या है, देखते हैं कि इसको हटा देते हैं अगर, तो CH3 लगा होता तो इसको हम ऐसे लगा देते हैं, H H और ये। अब इसमें क्या करना है कि देखना है कि ये वाला कार्बन, क्या हमें बताना है कि ये कार्बन कैसा है। तो ये कार्बन कितने और कैसे, हमने कहा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो वो 4 बॉन्ड तो सेटिस्फाई करेगा, बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। वो बॉन्ड बना किससे है, तो अगर जब कोई एक कार्बन अपनी चारों या एक या दो या तीन ऐसे हो सकता है, तो अगर कोई एक कार्बन एक वैलेंसी को कार्बन से सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी तीन किसी और से मतलब हाइड्रोजन से करेगा, सीधी बात। तो ऐसे कार्बन को जो अपनी एक वैलेंसी एक कार्बन सेटिस्फाई कर रहा है उसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, है ना। और जैसे ये वाला देखो, ये वाला भी 1 डिग्री का है, उसका रीजन ये है, और ये वाला भी 1 डिग्री का है, और ये वाला भी 1 डिग्री का है। जितने 1 डिग्री का सब पहचान लो, ये भी 1 डिग्री का है। तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन 1 डिग्री मतलब सेम टाइप के हैं, क्योंकि सब लोग सिर्फ अपनी एक वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाई कर रहे हैं। और देखो ये वाला बात करो, इसमें ये वाला जो कार्बन हमारा है, ये वाला, तो ये एक पीछे इस साइड में, एक उस साइड में, अपनी वैलेंसी को 4 में से 2 को कार्बन से सेटिस्फाई कर, मतलब कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब 2 कार्बन जुड़ा हो तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। ऐसे ही हम इस वाले कार्बन को देखें, इस वाले को, तो ये वाला तो चारों अपना बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 बॉन्ड होते हैं और चारों 4 कार्बन जोड़ लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या डिग्री हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 4 लोग से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से 4 डिग्री। अब यहाँ देखो ये वाला, ये देखो, तो ये देखो 1 इस साइड में, 2 इधर 3, तो 3 लोग से जुड़ा मतलब ये 3 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कार्बन स्केलेटन होता है उसमें 4 टाइप के कार्बन मिल सकते हैं। कौन कौन से, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। ये बात यहाँ कार्बन बना दो, है ना, तो सब में ऐसे लगा देना, तो इस तरह से होगा। अब इसका क्या यूज होगा देखते हैं ना। एल्कोहल को अगर हम एल्कोहल इसमें फिट करें, इस वाले मालिक्यूल में एल्कोहल फिट करें, तो चलो अलग अलग करके देखते हैं ना। ये थोड़ा ध्यान रखना, कार्बन स्केलेटन ये 4 टाइप हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरी कार्बन भी बोलते हैं ना। इसको अगर 1 डिग्री को, 1 डिग्री कार्बन जो होता है उसको प्राइमरी कार्बन भी बोला जाता है, और 2 डिग्री वाले कार्बन को सेकेंडरी
कार्बन भी हो रहता है, और 3 डिग्री वाले को टर्शियरी। और 4 डिग्री वाले को क्वाटरनरी, क्वाटरनरी कार्बन। अब देखो ये 4 टाइप के होते हैं, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जो भी कर लो तुम ना, क्वाटरनरी। अब देखो एल्कोहल स्ट्रेन लाते हैं हम। जैसे हम 3-4 मालिक्यूल लिख रहे हैं, तीनों एक साथ लिख रहे हैं। देखो ये एक CH3 है, OH, तो इसको सब जानते हो, ये मेथेनॉल है। और C2H5, या ऐसे लिखें डायरेक्ट पूरा ओपन करके, CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है। ऐसे ही अगर लिखे CH3 CH2 CH, यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं OH, यहाँ पे CH3 लगाना है। ये करवाते हैं CH3 CH, तो ऐसे लगाते हैं ये CH3 और यहाँ पे OH। तो देखो ये चारों एल्कोहल 4 टाइप के हैं, है ना। जैसे ये वाला एल्कोहल क्या है, मेथेनॉल है। अब देखो इसके कार्बन में, इसमें जो एल्कोहल जो जुड़ा हुआ है, जो OH जुड़ा हुआ है, वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस वाले कार्बन देखो, तो इसका जो डिग्री, कुछ डिग्री नहीं, क्योंकि इसके पास कोई दूसरा कार्बन नहीं। अब बेचारा खुद तो अकेले है, तो किससे और जुड़ने से, है ना। तो इसकी कोई डिग्री नहीं, तो ये यहाँ पे नो डिग्री डिफाइन होगा, नो डिग्री डिफाइंड, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला एल्कोहल कितने, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा, देखो इससे वाला जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री देखेंगे तो ये अपने बगल वाले एक लोग से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री 1 है। मतलब एल्कोहल कितने डिग्री का हुआ, ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब इसका देखो, तो ये वाला जो एल्कोहल है, हमें OH को देखना है, क्योंकि हम एल्कोहल कहानी बात देख रहे हैं, OH को देख रहे हैं। तो OH किस कार्बन से जुड़ा है, तो इस वाले जुड़ा हुआ है, देखो इस वाले से जुड़ा हुआ है। तो इस वाले कार्बन में ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है, तो ये 3 डिग्री का है। रीजन क्या है, सॉरी 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री का है ना, क्योंकि ये कार्बन एक ही साइड, एक कार्बन इधर, एक कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसी इसकी डिग्री 2 है, और इस कार्बन की डिग्री 2 है, तो एल्कोहल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। इसको प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री वाले को, इसको सेकेंडरी एल्कोहल भी बोलते हैं। अब ये टर्शियरी एल्कोहल, टर्शियरी मतलब क्या हुआ, देखो ये वाला कार्बन है, अब इस वाले कार्बन से देखो एल्कोहल को देखना है, एल्कोहल इस वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये एक ऊपर, एक इस साइड, एक इस साइड, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो मतलब इस कार्बन की डिग्री 3 है, इसका मतलब अगर इसकी डिग्री 3 है, तो एल्कोहल भी हमारा 3 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से 1, 2, 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं, 4 डिग्री का एल्कोहल नहीं बनेगा। तो 4 डिग्री के लिए क्या होना चाहिए, कि कार्बन जो है, चारों बॉन्ड कार्बन से ही जुड़े होने चाहिए। अगर ऐसा होगा, तो इसके बाद तुम यहाँ पे अगला OH थोड़ी आके जोड़ोगे, क्योंकि 5 बांड थोड़ी बनाएगा, वो 4 बांड बनाएगा। तो इसलिए एल्कोहल जो होता है, वो 3 डिग्री तक होता है, 4 डिग्री नहीं होता है। अब 4 डिग्री के लिए तुम्हें एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा, वहां पे OH जोड़ना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा कि कार्बन की एक जो बॉन्ड है, वो किसी और से सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब 3 तो जोड़ सकता है मैक्सिमम, चौथा तो खुद एल्कोहल जोड़े तो वो तो रहेगा। इसका मतलब एल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल है। तो एल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, कार्बन की डिग्री के बेस पे, है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बोलते हैं। तो अब हमारा बात आता है कि हम एसिडिटी डिफाइन कर रहे थे, कि एल्कोहल की एसिडिटी कैसे डिफाइन करें। देखो हम इसको हटा देने के बाद ना, ये डिग्री बताने की बताया था हमने। अब क्या करते हैं, देखो एक और, कि अब हम फिर से 4 कार्बन, एक 4 कार्बन से मिलेंगे, एक स्ट्रेट लाइन वाला, जैसे CH3 CH2 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 और OH, ये हो गया एक एल्कोहल, ये हो गया।
दूसरा है CH3 CH2 CH2, यहाँ पे 2 ने रखकर OH लगाएंगे क्योंकि एक चढ़ना पड़ेगा, तो ये हो गया। तो यहाँ पे OH हमको ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे तुम OH लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला देखो ऐसे लिखते हैं CH3, हम इसी को अरेंज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। CH3 यहाँ पे OH लगाएं और यहाँ पे CH3 लगाएं, तो ये वाला OH को भी हम ऐसे दिखा देते हैं ताकि समझने में आसान हो। अब देखना है कि ये देखो सब में 4, हमने कहा कि कार्बन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा है, मतलब क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, डोनर थोड़ी। डोनर रहेगा तो ज़्यादा वाला कार्बन ज़्यादा डोनेट करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ देखो सब में 4 कार्बन लगे हुए हैं, तो आपका थोड़ा सा कहानी चेंज हो जाएगी ना। खेला क्या चेंज हुआ इसमें, देखो अगर यहाँ से मैं H हटाएंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। अच्छा, यहाँ से H हटाएंगे, H हटाने मतलब क्या हुआ, क्या बना रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं, किसका, एल्कोहल का। तो यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो सब हम कॉन्जुगेट बेस बना दिए। H कहीं निकल के चला गया घूमने के लिए, मान लो कहीं गया है, अभी आएगा उस टाइम में डाल के, अब उतने जल्दी आ जाएगा, जितने जल्दी आ जाएगा समझ लो उतना कम एसिडिक है, ऐसे समय। अब देखो इसमें देखा जाए तो ये सब सीक्वेंस से ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इसके बाद पहुंचा रहे होंगे, मतलब एक लाइन से दूर से धक्का मार के लगा रहे हैं ना। एक लाइन है 4 लोग की, और चारों लोग पीछे से धक्का, मतलब एक सामने वाला सब ऐसे लगा हुआ है, उसके पीछे दूसरा वाला, उसके पीछे दूसरा वाला, उसके पीछे तीसरा वाला लगा है, तो ऐसे किसी चीज को धक्का मार रहे हैं ऐसे, तो देखो कितना फोर्स लगने वाला है, तुम खुद ट्राई करो। अब क्या करना है कि अब हमने यहाँ देखो ये वाला क्या हुआ, अब एक ही मतलब इसी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे 3 लोग लाइन से ऐसे 1 2 3 है ना, एक पॉइंट पे फोर्स लगाना है, एक पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन यहाँ पर है, एक पर्सन यहाँ पर, ऐसे सब आपस में ऐसे धक्का मार के इसको पहुंचा रहे हैं आगे, और एक पर्सन बगल से यहाँ लगा ऐसे इसको धक्का मार रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तब तक अभी तो लोग इलेक्ट्रॉन दे ही रहे हैं। नहीं, इसको ऐसे लगाते हैं, यहाँ पे लगाए, यहाँ पे ऐसे, दूसरा वाला जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर इसको धक्का मार रहा है, सोच रहा है। तीसरे वाले केस में क्या होगा कि एक ही पॉइंट पे, इसी वाले पे सभी लोग मिल के लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4 डायरेक्शन से आ रही है, इस वाले कार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको दे पाएगा। बट इसमें क्या होगा कि इसमें इस चेन में आ रही है, तो चेन में क्या हो रहा है कि 2 कार्बन इसको देंगे, फिर ये अकेला इसको देगा, और यहाँ पे एक ही कार्बन की वजह से पीछे से आ रहे हैं, तो वो उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इफेक्ट पहुंचाएंगे नहीं। ऑब्वियस सीधी सी बात है ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा यहाँ नहीं पहुंच पा रही होगी, मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे 2 लोग एक इस साइड से एक इस साइड मिलकर फिर इसको पहुंचा रहे हैं, एक ही पॉइंट पे 2 लोग धक्का लगा रहे हैं, और यहाँ पे एक ही पॉइंट पे 3 लोग धक्का लगा रहे हैं, 3 लोग फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ ज्यादा इफेक्ट पहुंचेगा, मतलब ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, ये वाला पूरा ग्रुप। तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज होगा, ये नहीं कि डोनेटिंग से। तो डोनेट का तो ये क्या होगा, बहुत कम स्टेबल होगा, बहुत बहुत कम स्टेबल, मतलब अनस्टेबल होगा ज्यादा। अब ज्यादा अनस्टेबल तो ये एसिड बनाएगा ही, मतलब जो एच गया हुआ है देखेगा ये परेशान है, तुरंत भाग के चला आएगा, मतलब एक्सप्रेस दे ही नहीं रहा है। लेकिन ये वाला क्या होगा, देखेगा देख रहा है वो मस्त पड़ा हुआ है, तो कहेगा चलो ठीक है थोड़ा और घूम के आते हैं दूर तक, तो ये ज्यादा देर तक दूर रह पाएगा, तो ये ज्यादा एसिडिक है। अब इसके कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा कम दूर रह पाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर स्टेबल ऊपर वाला है तो एसिडिटी भी ऊपर वाले की ज्यादा होगी, है ना। तो मतलब ये वाला एल्कोहल 1 डिग्री का था, ध्यान रखना, ये वाला एल्कोहल 1 डिग्री का था, ये वाला 2 डिग्री का, ये वाला 3 डिग्री का, इसकी डिग्री देखना है, 3 डिग्री, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ऐसे। अब हो क्या गया कि 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल हो गया और 3 डिग्री वाला कम। तो ये हमारा एक ट्रेंड है, इसको याद रखना है कि एल्कोहल की एसिडिटी जो होती है 1 डिग्री वाले की सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री वाले का, फिर 3 डिग्री वाले का। ये स्टेबल एसिडिटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल है, एसिडिटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। तो ये हमारा एल्कोहल की एसिडिटी हो गई। अब देखो एल्कोहल में और भी ग्रुप हमें लगाकर इसकी एसिडिटी को
चेक किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए आज हम इतना ही देखते हैं, फिर अगले क्लास में हम फिनॉल को और एल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को कोई दूसरे ग्रुप से, ये तो हमने आज डोनेटिल लगा के बताया है, कल विड्रॉइंग लगा के देखेंगे कि विड्रॉइंग वाला क्या करता है, एसिडिटी बढ़ाता है घटाता है ना। तो तुम्हें क्या करना है कि आज जितना कॉन्सेप्ट बताया गया है, इसको पहले तो आप खुद से नोट्स बनाओ कि हमें क्या पहले लिखना चाहिए, जो न समझ में आए उसको नोट्स करो, फिर उसको कमेंट करो कि बताओ अच्छा ये नहीं समझ आया, तो अगले वीडियो में इसको हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। लेकिन हाँ, बताना है क्या नहीं समझ में आया, और जो समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, बताओ ठीक है, नहीं समझ में आया बताओ ये नहीं समझ में, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।